नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। जी हाँ, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आपका स्वागत करती हूँ मैं अंशु सिंह। दोस्तों, हम सभी का ख्वाब रहता है कि हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। ये बात केवल एक परिवार की नहीं है, बल्कि देश भी यही सोचता है। इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति हम सभी का ध्यान उन खाने पीने की चीज़ों पर होना चाहिए जो हमें फिट रख सके, है ना। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत के लोगों में आयरन और जिंक की कमी एक बड़ी समस्या बन सकती है। वैसे भी गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत में लगभग 50% जनसंख्या, जिनमें 61% गर्भवती महिलाएं हैं, जिनमें आयरन की कमी देखी जाती है। तो इस पर कैसे ध्यान दिया जाए? ये कितनी बड़ी समस्या है और क्या कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने में मिलेट्स यानी मोटे अनाज की भूमिका हो सकती है, और हो सकती है तो कितनी महत्वपूर्ण? आज हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा। हालांकि भारत में मिलेट्स की जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे अभियान के कई मायने हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कुपोषण की शिकार महिलाओं को इससे छुटकारा दिलाना या फिर इस चुनौती से निपटना। किस तरीके से इन अनाजों का सेवन किया जाए। बता दें कि मोटे अनाज में कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीज न केवल हमें स्वस्थ और दुरुस्त रखते हैं, बल्कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन के अलावा हृदय संबंधी बीमारियों का भी खतरा कम करते हैं। एसिडिटी और पाचन की समस्या, पेट में संक्रमण, चर्बी बढ़ने की परेशानी ना हो, तो ऐसे में हम क्या करें, किन अनाजों का प्रयोग करें, ऐसी बहुत सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज का हमारा विषय भी इसी से जुड़ा हुआ है। आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है पौष्टिकता से भरपूर मोटा अनाज, बिखरे हुए तिनकों की सामूहिक हंसी, एक जागरूकता। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि आज हम बात करेंगे मोटे अनाज पर। एक बार फिर से आपको विषय बताते, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पौष्टिकता से भरपूर मोटा अनाज, बिखरे हुए तिनकों की सामूहिक हंसी, एक जागरूकता। इन विषयों पर यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं और कोई सवाल है, आप भी ऐसी किसी पेट संबंधी समस्या से परेशान हैं, फैटी लीवर या एसिडिटी की समस्या से लड़ रहे हैं, या फिर पोषण के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर भी आप नोट कर लें, 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के लिए हमारे साथ देश के 3 बड़े विशेषज्ञ हैं जो पूरे 1 घंटे तक आपके साथ रहेंगे। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष कुमार भट्टर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बता दें दर्शकों को कि आप भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में आहार एवं जीवन शैली रोग प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। आप खास तौर से कुपोषण के दौरान खान पान पर प्रकाश डालेंगे, इस पर बताएंगे कि कैसे हम अपने जो डाइट है, जो हमारा खान पान है, उसे हम बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर आर.एस. तनेजा। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप ESIC मेडिसिन कॉलेज एवं अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं। साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, स्काइप पर होंगे हमारे साथ, भुवनेश्वर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आशुतोष विश्वास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आप बढ़ती ठंड में होने वाली समस्याओं के बारे में हमें बताएंगे और किस तरीके से इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मोटे अनाज से कैसे हम अपने पोषण को बेहतर कर सकते हैं, यानी बिखरे हुए तिनकों की सामूहिक हंसी के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि बात करें हम जीवन शैली की, तो इससे कौन कौन सी उपजी हुई बीमारियां हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, आइए पोषण और खान पान से जुड़ी ये विशेष रिपोर्ट देखते हैं। माँ, जी हाँ, एक शब्द का ये अक्षर जिसमें छिपी है एक बहुत बड़ी शक्ति। ये शक्ति है बेसुमार स्नेह की, क्योंकि माँ ही तो है जो अपनी कोख में बच्चे के आते ही तब तक जिम्मेवारियां निभाती है जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता और वो अपने पैरों पर चलना नहीं सीख लेता। क्या दिन और क्या रात, माँ के लिए सब कुछ बदल जाता है। वो खाना भी खाती है तो अपने बच्चे के शेड्यूल के हिसाब से। जी हाँ, शिशु के जीवन और उसके पोषण का स्रोत माँ ही तो होती है। गौरतलब है कि अच्छा पोषण माँ और बच्चे
दोनों के स्वास्थ्य की आधारशिला होती है। इससे बच्चों की सेहत भी अच्छी होती है और दोनों को ही बीमारियों से लड़ने में भी शक्ति मिलती है। गौरतलब है कि यदि होगा सही पोषण तभी तो हमारा देश होगा रोशन। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो रहा है? अभी भी एक बड़ी आबादी पोषाहार से वंचित है। सरकार के अथक प्रयास के बावजूद 3 दशकों से जहां डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरा सोचिए तो कभी कहाँ है? शहरों की जगमग रोशनी है, गांव में लहलहाते खेत हैं, हमें खाने को तो सब कुछ है, फिर कभी कहाँ है? क्या आपकी थाली में पोषण की कमी है, या पोषण के बारे में हमें और आपको जानकारी ही नहीं है, या फिर अनाज उगाने वाले खेत ही बेदम हो चुके हैं? बता दें, ये अधूरा सच है। असली जड़ है बिगड़ते हुए भोजन के तरीके की। कहना गलत नहीं होगा, जब तक हमने पुराने और पारंपरिक खान पान के साथ कायदा बनाए रखा, एक डिसिप्लिन में रहे, तब तक हम स्वस्थ रहे। लेकिन जब से हम फाइन, रिफाइंड और जीभ चटोरी, जी हाँ, जीभ चटोरी के हिस्सा बने, बीमार पड़ने लगे और अस्पतालों में पहुंचने लगे। बता दें, कुपोषण वह अवस्था है जब शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जो तब विकसित होती है जब शरीर विटामिन, पोषक तत्वों और अन्य खनिजों से वंचित हो जाता है। बहरहाल, अब जरा पीछे लौटिए और पहचानिए ना इन अनाजों को। ये है बाजरा, ये है रागी और ये है ज्वार। इसी तरह ये है मड़ुआ। लेकिन अब हम न तो इसे जानते हैं और न ही पहचानते हैं। बता दें कि 2 दशक पूर्व, यानी 2 दशक पहले, ये सारे अनाज हमारी थाली का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन जीवन शैली की कदम ताल में हमने ही इन अनाजों को देहाती और गरीबों और जानवरों का भोजन समझा, और एक ऐसा वक्त आया कि इसे रसोई से बाहर निकाल दिया और जीभ चटोरी के संसार में कदम रख दिया। आज वैज्ञानिक और डॉक्टर इन्हीं अनाजों को पौष्टिक बताकर खाने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो मोटे अनाजों में आसानी से पचने वाले फाइबर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो लो सैचुरेटेड फैट के साथ लेने पर हृदय संबंधी बीमारियों को भी कम कर सकते हैं। कई रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि अगर देश में मोटा अनाज फिर से चलन में आ जाए तो 70% लोग न केवल कुपोषण से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि मोटापा, बदहजमी, डायबिटीज, अनीमिया, हार्ट कोलेस्ट्रॉल जैसी 36 बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में हमने मनाने का फैसला किया है। चलते चलते आपको बता दें कि ये कुपोषित या कुपोषण को केवल गरीब बच्चों की समस्या मानने की भूल मत कीजिएगा। कुपोषण की समस्या आप और हमारे घरों के बच्चों में भी हो सकती है, जैसे खाना खाने में रुचि न होना, खेलने कूदने में दिलचस्पी न दिखाना, अपच और कब्ज की समस्या रहना, या फिर वजन का बहुत ज्यादा कम हो जाना, या फिर वजन का बहुत अधिक बढ़ जाना। ये सारे लक्षण कुपोषित बच्चे के लक्षण कहे जा सकते हैं। बता दें कि हर बच्चे में एक भारत होता है, फिर भी यदि वो कुपोषण से रोता है तो आप जागरूक बनिए। घर पर इन्हीं मोटे अनाजों को सुपर फूड बनाइए, ताकि आपके बच्चे को बाहर का खाना ही पसंद ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़िए, अल्प पोषण से बचिए। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी मोटे अनाज और पोषण के प्रति जागरूकता से भरी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे ये मोटा अनाज श्री अन्न सुपर फूड है और इससे 36 तरह की बीमारियों से आप पीछा छुटा सकते हैं, जो कि हमने रिपोर्ट में भी अभी बताया। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और हम दर्शकों से भी चाहेंगे कि उनकी भी सहभागिता रहे, आप भी इस विषय को गंभीरता से लें और जो भी आपके मन में प्रश्न है, कोई आशंका है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो 3 एक्सपर्ट, देश के बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में है और स्काइप पर भी हैं। अपने सवाल ज़रूर रखें और तुरंत लाइव उनका जवाब भी जानें। तो सबसे पहले डॉक्टर संतोष, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम पोषण की बात करते हैं तो क्योंकि देखिए हर समय हर उम्र की कहते हैं 7 सालों के
उसमें आप अंतराल में अपने जीवन को देखिए साथ, उसके बाद आपकी ज़रूरतें शरीर की भी बदलती रहती हैं। लेकिन जब हम पोषण की बात करते हैं तब इतना ध्यान नहीं देते कि किस उम्र की क्या ज़रूरतें हैं। इसे हम कैसे समझें और ये कितनी बड़ी समस्या है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया अंजू जी। सामान्यतः समाज में ऐसा समझा जाता है कि बच्चों को कुछ भी खाना देने से ठीक है, वो खेलते खेलते रहते हैं तो उस तरह से शरीर बढ़ता है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। आज के समय में जब हम बच्चों को देखते हैं तो ज़्यादा करके बच्चे जो हैं एक तरह से मोटापे के शिकार हो रहे हैं, और उस मोटापे के कारण मोटापे से जुड़े हुए कई सारी बीमारियां, जो एक डायबिटीज़ जो पहले एक मैच्योरिटी ऑनसेट कहा जाता था, एक बड़े उम्र की बीमारी कही जाती थी, वो छोटे उम्र में हुई। इसी तरह से मोटापा के कारण फैटी लीवर होना, फैटी लीवर के कारण अन्य बीमारियां हो जाना, तो एक तरह से बीमारियों का घर बच्चों से बनना का चालू हो रहा है। तो अगर हम पोषण का सही तरह से ध्यान अगर बचपन से रखा जाए, तो जिसमें मुख्य भूमिका ये जो आज मोटे अनाज पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको मिलेट्स कहा जाता है, ये भारत की भूमि में हर घर पे इसका उपयोग किया जाता था। और पिछले 20-25 वर्षों से ये अनाज अपने घर से बाहर होकर हम जो दूसरा रिफाइंड फूड की तरफ चले गए, तो जो बेसिक न्यूट्रिशन, जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसे कहते हैं, खनिज तत्व, मिनरल्स जिसे कहते हैं, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस तरह की जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे उससे विमुख हो गए और हम फैट रिच सुपर फूड की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और उस कारण से पोषण तो नहीं मिला, कुपोषण के शिकार हो गए और मोटापे की तरफ चलते गए। इसी तरह से जब यौवन की बात आती है, उस टाइम शरीर को बहुत सारे काम करना होता है, तब भी उचित मात्रा में पोषण की आवश्यकता रहती है। पोषण में दोनों तत्व, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तो है आवश्यक, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आवश्यक है जो खनिज तत्व हैं, धातुएं हैं, या माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसे कहते हैं, उनकी आवश्यकता है। और उसी तरह से जो बुढ़ापे का समय है, उतरती उम्र जहाँ है, जहाँ विशेष करके हृदय के विकार, डायबिटीज़ और अन्य इससे जुड़े हुए बीमारियों से शिकार हो रहा है आदमी, तो वहाँ विशेष करके इन माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिच जो फूड है, मिलेट्स या मोटा अनाज, उसके उपयोग करना चाहिए। इसका शरीर दिन भर में एक हिस्सा तो हमें मोटा अनाज का हमारी थाली में होना चाहिए, ये मेरा। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि जीवन के हर पड़ाव में ज़रूरत होती है पोषण की। हालांकि पोषण किस तरह का चाहिए वो अलग ज़रूरतें होती हैं। मोटा अनाज आप अपनी मील में ज़रूर शामिल करें, चाहे आप एक ही मील लें, लेकिन इसे ज़रूर शामिल करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम शायद कहीं ना कहीं भूल गए थे। हमारे एक दर्शक हैं, आज के पहले दर्शक जो कि जुड़ चुके हैं स्वस्थ किसान कार्यक्रम से, नंद स्वरूप मिश्रा हैं, जिन्होंने बाराबंकी से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। जी नंद स्वरूप जी, बताएं क्या सवाल है? स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूँ हमारे पोषक नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से हम तक पहुँच पा रही है। जहाँ तक मुझे जितना समझ आया, ये जानना चाहते हैं कि मोटे अनाज में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो डॉक्टर तनेजा क्या बताना चाहेंगे? जैसे हम अभी इसको मैं एक सवाल से भी जोड़कर देख लेती हूँ, हम पोषण, कुपोषण और अल्प पोषण की भी बात करते हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है और इन समस्या का समाधान मोटे अनाज में पाए जाने वाले पोषक तत्वों से कैसे हो सकता है, जो कि हमारे दर्शक का सवाल भी है। देखो, मोटा अनाज जो है उसे एक कंप्लीट फूड कहा जाता है, और पहले गरीबों का खाना से अब हम सुपर फूड की तरफ उसे कहते हैं, क्योंकि जो जो आपको तत्व चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, जो विटामिन्स, मिनरल्स और सारे पोषक तत्व एक ही दाने में आपको मिलते हैं। और इससे आपका शरीर का जो विकास है, शरीर के विकास में बहुत चीज़ें होती हैं। एक तो आपका ग्रोथ होता है, आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल होता है, आपके जो बीमारियों के लड़ने की क्षमता होती है, ये सब बढ़ाने के लिए सब काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये मोटा अनाज में पाया गया है कि ये एक ऐसा फूड है जिसमें सब चीज़ें एक साथ पाई गई हैं, अच्छी मात्रा में पाई गई है। मैं एग्जांपल में आपको कहूँ कि जब कुपोषण की बात होती है तो प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। जी। अब ये रिसर्च से पाया गया है कि प्रोटीन मोटा अनाज में
सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपके दूसरे अनाजों के बनिस्बत ये एटलीस्ट 2 गुना से 3 गुना प्रोटीन ज़्यादा होता है। और आजकल सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है फाइबर्स पे। तो फाइबर्स बड़े इम्पोर्टेंट है आपके आहार में। जी। फाइबर दोनों होते हैं, सॉल्युबल नॉन सॉल्युबल, दोनों का एक बहुत महत्व है जो आप आगे हम बात करेंगे। जी। लेकिन ये फाइबर से आपके शरीर में जो आपको ग्लूकोज चाहिए, फैट चाहिए, वो इस नियंत्रण होता है किस तरह आपके रेगुलेट खून करता है। में जाए, उसका एक्सेस ना हो जाए जिससे बीमारियां होती है। तो ये मोटा अनाज में हर परत में फाइबर होता है। अगर आप गेहूं और चावल में देखें ऊपरी परत में होता है और जब आप पॉलिश करेंगे तो वो भी चला जाता है। जी, जी। तो इससे इसका बहुत बड़ा बेनिफिट गिना जाता है, इसलिए इसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो आपने बताया भी कि किस तरीके से मोटा अनाज जो श्री अन्न मिलेट्स जो है लाभदायक किस तरीके से हैं। आजकल जिन चीज़ों का हम सेवन कर रहे हैं उसमें उस तरह का रफेज या फिर कहे फाइबर नहीं होता है जो हमारे शरीर के लिए, हमारी पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दर्शक हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं डॉक्टर विश्वास के पास भी जाऊँगी। आशुतोष विश्वास हमारे साथ जुड़े हुए हैं भुवनेश्वर से। विपिन है दर्शक सागर से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी विपिन जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम नमस्ते। नमस्कार। मैम मेरा सवाल ये था कि मोटे अनाजों की बनी हुई कौन कौन से व्यंजन है जिन्हें हम रोज खा सकते हैं, और ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें हम ब्रेकफास्ट में रोज ले सकते हैं और खाना भी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है विपिन जी आपका, और ये एक तरीके से व्यवहारिक सवाल भी है, क्योंकि मोटे अनाज के साथ या मिलेट्स के साथ एक समस्या ये भी होती है कि इसको कितनी आसानी से हम पका सकते हैं, या फिर रोज़ इस्तेमाल में गेहूं और चावल जितनी आसानी से हम पका पाते हैं या फिर अलग अलग व्यंजन बना पाते हैं, उसमें एक ये चुनौती भी रहती है। तो सर मुझे लगता है डॉक्टर संतोष आप बेहतर बता पाएंगे। जी विपिन जी, मोटा अनाज हम प्रतिदिन के, हर दिन के भोजन के, जैसे आपने कहा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जो 3 अपने मील चलते हैं, उनमें हर एक मील में इसको किसी ना किसी स्वरूप से उपयोग किया जाएगा। अब इसके जो 3 जो सामान्य और बहुत ही उपयोगी मोटे अनाज है मिलेट्स, बाजरा, रागी और ज्वार, ये तीनों को हम बहुत ही आसानी से अलग अलग तरह से, जैसे तीनों की रोटी बन सकती है, तीनों का खिचड़ा बना के हम खा सकते हैं, तीनों की मिसी रोटी टाइप की भी कोरी वाली रोटी वो बन सकती है, तीनों का दलिया के स्वरूप में भी बना के ले सकते हैं, और अभी रागी की इडली भी बनना चालू हुई है। जी जी। तो जो ब्रेकफास्ट की आपकी बात थी, रागी एक ऐसा मिलेट है जो कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा उसमें उपलब्ध है। तो जो बच्चे होते हैं, जो उनका ग्रोथिंग एज है, तो उस टाइम पे अगर रागी का उपयोग किया जाए, जो साउथ इंडिया है, कर्नाटक का जो साउथर्न पार्ट है, वहाँ रागी एक स्टेपल फूड के स्वरूप में है। दिन के तीनों मील्स में रागी का प्रयोग किया जाता है। तो रागी एक बहुत ही उपयोगी, बहुत तरह के फॉर्म में भी, अब तो रागी पाउडर के फॉर्म में भी, माल्ट भी इसका बना करके इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसमें डॉक्टर आशुतोष जी के पास जाना चाहूंगी। सर ये तो बात हो गई, हमारे दर्शक भी देखिए काफ़ी यहाँ पर रुचि दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ईटिंग हैबिट्स हमारी कैसी होनी चाहिए और कब क्या खाना चाहिए, क्योंकि हम जो ट्रेडिशनली सुनते आ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट आपका बहुत हैवी होना चाहिए, लंच जो होता है वो उतना हैवी नहीं होना चाहिए, डिनर बहुत हल्का होना चाहिए, और लेकिन जब आप मिलेट्स को भी शामिल करते हैं तो खान पान हमारा किस तरीके का होना चाहिए सर। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस वक्त के साथ जो एक इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है जो मिलेट्स, और ये पहले था एक फॉरगॉटन फूड, और ये पुअर मैन्स डाइट था, और अब इसको हमने ये रिच मैन्स डाइट अभी इसको माना जाता है। और क्योंकि हमने डिस्कवर किया इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और जितना जो भी अभी जो पहले हम खाते थे जो चीजें, अब इसको हम ट्राई टू रिप्लेस इट। जैसे कि आपका राइस, व्हीट और आपका जो मेज है, इसमें अभी मिलेट के साथ क्या कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो जैसे अभी प्रीवियस हमने एक्सपर्ट ने बताया कि बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, जैसे हम लोगों का एक्यूट और क्रोनिक बीमारी के लिए हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी क्या हुआ, हॉस्पिटल में भी हमने डाइट में भी इसको इंक्लूड किया पेशेंट के लिए। वो एक जो पेशेंट अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उनको भी हम अभी मिलेट डाइट
देना चालू कर दिया है। और इसके स्पेसिफिक डिजीज के हिसाब से, जैसे हम अभी हाइपरटेंशन, डायबिटिक, क्रोनिक डिजीज कुछ है, एक्यूट जी, डिजीज जी, है, जी। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस है। अब नाउ नॉर्मल लोग जो अभी है, जो इसमें प्रिवेंटिव स्टेज, हम अभी प्रिवेंशन के बारे में बात करें, जैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी और बीमारियों जो लड़ने के लिए क्षमता इसमें बढ़ेगी, तो इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि इसमें फाइबर है, जो अभी बात कर रहे थे, सैचुरेटेड सोल्यूबल फाइबर। जी जी इम्पोर्टेंट चीजें जो है, जो हमें चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली, वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन, ये जो परसेंटेज है इसमें राइस, व्हीट और मेज में बहुत कम है, गेहूं और चावल में कम है। तो हमें अभी देखा गया है ओवर द टाइम, due to this deficiency and food habit, we are suffering from hypertension, diabetic and chronic cardiovascular risk factor. So food habit is very important. हम तो अभी राइस और गेहूं जो खाते हैं, इसमें एक्चुअली बैलेंस डाइट है। इट इज नॉट ए रियली बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट में कभी मिलेट इंक्लूड नहीं किया गया है। जी जी अभी बिल्कुल। हम पढ़ते हैं जो यहाँ पे व्हाट इज द बैलेंस डाइट, तो हम बैलेंस डाइट के बारे में बताते हैं, बट कभी हम मिलेट्स का नाम नहीं लेते हैं, मोटा अनाज का नाम नहीं लेते। बट अभी आपको इसमें फूड का जो स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल है, फूड हैबिट, जी। चेंज करना पड़ेगा। और ब्रेकफास्ट में जैसे एक कप अनाज अगर हो, मोटा अनाज का, जो जैसे मिलेट का, जैसे इडली हो, और बहुत सारे किस्म का उसमें खीरी बनता है, चपाती में आपको गेहूं के साथ मिलेट मिक्स करके, जैसे 40% का 70-10% जी, का गेहूं के जी। साथ मिलेट को अनाज आप आटा में 45 कर दे, तो जी। दैट विल इम्पोर्टेंट, जो हम रोज खाते हैं। बिल्कुल सर। बैलेंस डाइट सबसे वो होगा। बिल्कुल, तो देखिए बैलेंस डाइट, हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मिलेट्स को हम आम तौर पर, जो एक आम आदमी की, एक सर कॉलर है, पहले उनका सवाल भी ले लेते हैं। शिवराज जी हमारे साथ हरियाणा से। हेलो। हाँ जी। जी सवाल बताएं शिवराज जी अपना। हाँ जी। जी सवाल हेलो। बताएं। जी शिवराज जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, सवाल बताएं। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी, राम राम जी। जी नमस्कार, राम राम। मेरा सवाल ये है जी कि किडनी की प्रॉब्लम में मोटा अनाज खा सकते हैं? ठीक है डॉक्टर तनेजा। किडनी किडनी की प्रॉब्लम में किस तरह- मोटा अनाज खा सकते हैं? किस तरह की समस्या है किडनी की? अच्छा, इसका जवाब दे देते हाँ हैं। जी सर, जी सर। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि मोटा अनाज लिवर, किडनी, थायराइड सभी वे फायदे कारक है, लेकिन हर केस अलग होता है। अगर आपको प्रोटीन की मात्रा कम करनी है, अगर आपके डॉक्टर ने बताया कि मात्रा कम करनी है क्योंकि आपकी किडनी काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इसको डॉक्टर की सलाह बिना मत लें। अगर आपकी ऐसा मेजर कोई इशू नहीं है तो किडनी, लिवर, थायराइड सब में ये फ़ायदा करती है। अगर आप देखें तो सिर से पाँव तक एक एक चीज़ आप देखेंगे तो इसमें फ़ायदा होता है इसका। जी अच्छा, एक जो प्रीवियस आप सवाल कुछ था, बताना चाहते थे, लोग जी। पूछते हैं कि हम तीनों बार मोटा अनाज खा सकते हैं कि नहीं। इसे मैं एक चीज़ बता दूंगा कि लोगों को डर है कि पाचन करने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सख्त अच्छा, दिखने में कुछ होता है। अनाज को लेकर ये कि ये आपको गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, मोटा अनाज गर्म होता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो गेहूं है उसमें और चावल में ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन जिस भी अनाज में होता है उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता जी। है। मोटा अनाज में ग्लूटेन नहीं होता है, तो आप आराम से इवन अगर रात को भी खाते हैं, आप खिचड़ी के तौर पे खाते हैं कि कोई भी, तो आपको पाचन में बिल्कुल इनफैक्ट ये पाचन क्रिया में मददशील है। सो ये बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि आप तीनों आप सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात को डिनर में नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। जो किडनी की बात करूँ, हाँ जी सर,
जब ब्रेक लेना है, अब यहाँ पर ब्रेक के बाद हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे एक सवाल था दर्शक का किडनी के बारे में, तो कुछ डॉक्टर संतोष इसमें ऐड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप कहीं मत जाइएगा, अपने सवालों के साथ तैयार रहे, और अगर आपके सवाल नहीं भी है तब भी ज़रूर कार्यक्रम देखें, क्योंकि बहुत ही जागरूकता से भरपूर कार्यक्रम है। छोटा सा ब्रेक। पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं पोषण से भरपूर मोटे अनाज की और बिखरे हुए तिनकों की सामूहिक हंसी की। चलिए बातचीत को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर संतोष, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जैसे कि अभी एक प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि भाई हरियाणा से कि किडनी के विकार में, तो किडनी के जो बीमारियां हैं अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन मुख्यतः किडनी के पेशेंट में ये देखा जाता है कि शरीर में पानी का जमावट होना चालू होता है, सूजन हो जाती है, और दूसरा उसका एक सेकेंडरी जो कॉम्प्लिकेशन होता है किडनी के मरीजों में, उसमें कैल्शियम और आयरन की कमी भी पाई जाती है। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों को अगर हमें दूर करना है तो मोटा अनाज मिलेट्स वो बहुत ही कारगर है। विशेष करके इसमें रागी जो है वो आयरन ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है और वो पानी के शोषण के लिए भी कार्य करता है। दूसरा जो बाजरा है वो आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है और वह भी शरीर के अंदर जो एक्सेस पानी है उसका भी शोषण करने में बहुत ही मदद करता है। तो बाजरी, रागी और ज्वार ये तीनों मोटे अन्न जो मिलेट्स हैं, इसका किडनी के पेशेंट्स को उपयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि किस किस तरह की समस्याओं में कौन से मोटे अनाज की क्या भूमिका हो सकती है, लेकिन अब मेरा अगला सवाल, मुझे लगता है बहुत सारे जो माएँ हैं उनका बहुत ध्यान रहता है और ये सवाल मुझे लगता है बहुत ध्यान से भी सुनेंगी कि जब बच्चे की पोषण की बात करते हैं तो सर हमारे यहाँ यही रहता है कि बच्चा किसी तरीके से खा ले, कुछ भी खा ले, बस उसका पेट भर जाए। यही सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बच्चों का छोटा सा पेट, छोटी इतना सा जो उसका पेट है उसमें सारे पोषण कैसे भरे। हम अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाते हैं कि चिड़िया की रोटी है, ये गाय की रोटी है, हाथी की रोटी है, बस मतलब ये होता है कि उनका पेट भरे, लेकिन पोषण कैसे भरे उसमें? बच्चे का जो पोषण है वो माताओं का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उन्हें समझ नहीं आता उसको क्या खिलाया जाए और जो भी खा ले वो अच्छा होता है। और लेकिन ये ध्यान में रखना है कि बच्चा जब ग्रो कर रहा है तो उसे सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आगे बताया गया इन सब की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा अनाज चूज़ करें और इस तरह से दें उसको। अब किस तरह से बच्चों को खिला रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप मोटा अनाज यूज़ करते हैं, उसकी खीर बना के खिलाएं जो बच्चों को पसंद आए, तो ये आपको सारे जो तत्व हैं शरीर में, सिर्फ प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सब का बहुत बड़ा इसमें रोल है। स्पेशली जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनकी हड्डियां मजबूत करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो मोटा अनाज है, मोटा में भी अब दो तरह के अनाज होते हैं। एक मोटा अनाज जो बड़ा होता है, उसमें एक छोटा अनाज भी होता है जो माइलेट्स कहते हैं। तो वो छोटा अनाज की बहुत बड़ी भूमिका है बच्चों को पूरा पोषण देने के लिए। तो और इसमें फाइबर भी होता है, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं होती है, उनकी भूख बनी रहती है, उनके अमाइनो एसिड्स होते हैं
जो उनके हेल्प करता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ करते एक कॉलर है, कृष्ण कुमार है, मध्य प्रदेश से इन्होंने हमें कॉल किया है। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताएं क्या प्रश्न है आपका। कृष्ण कुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार, सवाल बताएं। कृष्ण कुमार जी, मुझे हाँ जी बताइए जी। पे एसिडिटी की समस्या है आपको? जी सर आप बताएं। कृष्ण कुमार जी, एसिडिटी का मतलब क्या सामान्यतः जो समझते हैं कि पेट में जलन हो रही है, गैस हो रही है, या कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता, आपको क्या होता है इसमें? शायद हमारा संपर्क टूट गया। एसिडिटी का जो मेन कारण है मैडम कि शरीर में कब्ज होना है ना, शरीर में गैस की जो खाना है वो पचना नहीं, देर तक पड़ा रहना, जिसके कारण गैसेस बनना और ब्लोटिंग होना, फिर धीरे धीरे जलन होना, इंडाइजेशन होना। तो इन सब का भी जो डिलेड डाइजेशन, जो हम आज के ज़माने में जो रिफाइंड फूड ले रहे हैं, वो पाचन संस्थान को बिगाड़ता है और पाचन होने में काफ़ी समय लेता है, डिलेड डाइजेशन होता है। जबकि ये जो फाइबर रिच डाइट है, जिसको मिलेट्स कहते हैं या हम श्री अन्न के नाम से इस साल भारत में जिसका प्रचार हो रहा है, तो ये फाइबर का रिच है। एट द सेम टाइम जो महत्वपूर्ण बात है मिलेट्स में, वो है फैट की कंटेंट कम है, तो जो लिपिड्स का कंटेंट कम रहने से इसका पाचन जल्दी हो जाता है, और फाइबर होने से इसका पेट साफ होने में भी बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो जब ये दोनों चीजें सही हो जाएंगी, पाचन ठीक हो जाएगा और पेट साफ हो जाएगा, तो एसिडिटी की समस्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब डॉक्टर आशुतोष के पास चलते हैं। सर, जब हम पोषण की बात करते हैं या स्वस्थ व्यक्ति की, स्वस्थ बच्चे की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो छवि होती है कि एक वेल फेड स्ट्रक्चर, एक फ्रेम ऐसा जो तंदुरुस्त दिखाई दे। क्या सिर्फ तंदुरुस्त होना ही पोषण की निशानी है? क्योंकि कई बच्चे हैं जो देखने में दुबले होते हैं लेकिन वो चुस्त होते हैं, काफ़ी दुरुस्त होते हैं। तो इसे भी हम चाहेंगे कि सर हमारे दर्शकों को समझाइए, जो एक कुछ जो धारणाएं बनी हुई है पोषण से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमेशा जो है हम चाहते हैं कि बच्चे को सब मैंने अच्छा से खिलाए पिलाए, किंतु हम क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, ये इसमें ध्यान देना होगा। जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास अभी, जो ट्रेडिशनल फूड है, और ऑल प्रोडक्ट जो है गेहूं और राइस, ये दोनों से प्रोडक्ट है। और इसमें देखा गया है कि ज्यादा खिलाने से फैटी मोटापा जो है, अगर फैट है, तंदुरुस्त है, तो उसमें इम्यूनिटी नहीं भी हो सकता है कि डिजीज के उसमें अगेंस्ट में फाइटिंग करने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो इम्यूनिटी चाहिए, या हर बच्चे में नहीं है। तो इंटरनली इसको फिटनेस कहना मुश्किल होगा। देखने में ठीक है, फिट है, बट नेचुरली है ना, अगर हम सोच के देखें तो ही में भी अनफिट और बच्चा शी में भी अनफिट। तो इसमें अभी हम मिलेट्स अगर हम उसमें डाइट में इंक्लूड करें रफली, जो अभी हम देखिए साइंटिफिकली वी हैव इवैल्यूएटेड कि मिलेट्स में बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन, बहुत सारे। इसमें अगर हम बात करें बहुत ही माइक्रो और भी बहुत सारे है, जो कैरोटीनॉइड्स है, लिनोलिक एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड है, एसेंशियल लिपिड्स है। तो ये सारे साइंटिफिकली अभी after long time you have evaluated, these are very essential for the fitness and to cure disease and to fight against the diseases. तो इसमें हमें माताओं को सबको ध्यान देना होगा कि ये जो मिलेट्स है अभी, इसको अपनाएं और इसको समझे, और इसका भी एक डिश में, चाहे मॉर्निंग में, नहीं तो लंच में कि डिनर में, इसको जरूर इसको रखे, इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को खिलाए, एक बैलेंस डाइट। तभी जाकर हम जैसे अभी इंसिडेंस ऑफ डायबिटिक, हाइपरटेंशन, डिजीज, सारी बीमारियां हो सकते, प्रिवेलेंस कम हो जाए आगे जाके। जी जी बिल्कुल। और सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे हमारी फसलों के लिए ज़रूरी है, वैसे ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से तो एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जिंक सेव्स किड्स। तो कितने महत्वपूर्ण है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये आप समझ सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं कप्तान सिंह नागर, जिन्होंने हमें महाराष्ट्र से कॉल किया है। जी कप्तान साहब, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल
सवाल है आपका? समय जी। सर आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही हम तक। हेलो हेलो कप्तान जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलो हमारी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही और उनकी भी आवाज़ हम तक नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है शायद हृदय से जुड़ा हुआ कोई इनका सवाल था, तो मैं इसके बारे में बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी से जुड़ा हम अगला सवाल ले लेते हैं। तो सर जैसे हम हार्ट की हेल्थ की बात करें और ब्लड शुगर रेगुलेट करने की, मतलब वो कंट्रोल रखने के लिए ये मिलेट्स कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं डॉक्टर तनेजा? मिलेट्स देखो, एक स्टडी हुई है, मैं आपको स्टडी के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि उसका उदाहरण देंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। 300 लोगों को 3/4 कप मिलेट दिया गया जो डायबिटिक थे, और जब उनका शुगर चेक किया गया तो ये पता चला, जो अलग अलग मापदंड है, कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो डायबिटिक्स में होता है वो 60% कम हो गया, जिससे इंसुलिन तो है पर वो असर नहीं कर रहा है। एक तो ये था। दूसरा जो HbA1c है, जो आपका एवरेज शुगर बताता है 3 महीने का, वो 20% कम हो गया मिलेट्स के इस्तेमाल से। मिलेट के इस्तेमाल से 3/4 कप सिर्फ दिन में। अच्छा। ये भारत की स्टडी है जो यूनाइटेड नेशंस में एक्सेप्टेड स्टडी है और ये बाहर भी पब्लिश हुई है, और उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो ऑलमोस्ट 5% कम हो गया, स्पेशली जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है जो हानिकारक होता है, और जो इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होता है। इंसुलिन आपका पैंक्रियास ग्रंथ से सीक्रेट होता है, अगर आपको शुगर ज़्यादा है उसको ज़्यादा सीक्रेट करना पड़ता है, और वो भी तो एक ग्रंथि है, वो थक जाती है, तो धीरे धीरे वो कम इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू करती है, तो इससे डायबिटीज़ होता है। तो इसलिए वो भी पाया गया कि इंसुलिन का लेवल जो आता था वो भी 2% कम हो गया है। तो ये पाया गया है कि जो ब्लड ग्लूकोज पीक आते थे खाने के बाद वो भी 20% कम हो गए। सो ये फ़ायदा बताया गया डायबिटीज़ के पेशेंट में, और ये फाइबर जो है मोटे अनाज में उसकी वजह से हो रहा है। जो आपका खाना है उसका ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन स्लो डाउन करते हैं, जो फैट है उसका जो एमाइलेज एंजाइम है उसको ब्लॉक करते हैं, फैट का एब्सॉर्प्शन कम करते हैं। तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल है उसका एब्सॉर्प्शन भी कम करते हैं, इसलिए हृदय रोग वगैरह इन सब में इसका बेनिफिट होना फ़ायदा होता है इन सब में। जी। तो ये सब फ़ायदे रिसर्च में पाए गए। जी, एक कॉल ले लेते हैं। कन्हैया लाल प्रजापति जी हैं जिन्होंने उज्जैन से हमें कॉल किया है। आइए इनका भी सवाल ले लेते हैं, क्या जानना चाहते हैं। जी कन्हैया जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, सवाल बताएं। हाँ, मोटे अनाज का व्यंजन कैसे बनाया जाता है और सर्दी जुकाम में खाने से बहुत मतलब लाभदायक है? क्या बनता है? हाँ, के व्यंजन कैसे बनाया जाता है? मोटा अनाज क्या लाभदायक है, ये जानना चाहते हैं? हाँ। और सर्दियों में कैसे इसका सेवन करें? जी। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है कन्हैया जी। इस पॉइंट को भी हमें टच करना था, देखो क्योंकि सर्दियाँ आई गई हुई हैं, उत्तर भारत में सर्दियाँ अब हैं, तो ऐसे में सर वाकई में बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं जो, तो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी कि कैसे मोटे कौन से मिलेट्स को इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे। जो सर्दियों का राजा है मोटे अनाज में वो है बाजरा जी। है ना। तो बाजरा का किसी भी स्वरूप में, बाजरे की खिचड़ी बना के, बाजरे की रोटी बना के, बाजरे की दलिया बना के, या बाजरा गुड़ और उसके साथ में थोड़ा सा घी, अगर नियमित स्वरूप में दिन में कम से कम एक भोजन में, इन 2 महीने दिसंबर जनवरी जो सर्दियों के महीने हैं, अगर बाजरे की रोटी और गुड़ और उसके साथ घी का थोड़ा प्रयोग किया जाए तो इससे बढ़कर संपूर्ण कई जगह पर चूरमा कुछ ऐसा बनाते हैं रोटी को। बिल्कुल। अपने अगर 20-30 साल पहले की बात देखा जाए तो बिल्कुल ऐसे ही होता था कि बाजरे की मोटी सी रोटी और दूसरे कटोरी में गुड़ और तीसरी कटोरी में घी, और यही पूरा भोजन होता। तो इससे बढ़िया भोजन सर्दियों के लिए दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो बाजरा ये सर्दियों का राजा है। बिल्कुल। डॉक्टर तनेजा, अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे लोगों को सर्दियों में जोड़ों के दर्द की भी समस्या होती, तो क्या उसमें भी बाजरा गर्माहट पैदा कर सकता है? जोड़ों के दर्द में तो मोटे अनाज का बहुत फ़ायदा है।
आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन से होता है। इन्फ्लेमेशन अगर स्वेलिंग हो रही है आपके जॉइंट में, उसके कई कारण हैं। आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, इन सब कंडीशन में आपके ये जोड़ों में दर्द हो सकता है। अब बाजरा से यूरिक एसिड के लेवल कम होते हैं, तो रिसर्च में पाया गया है। तो जिनको गठिया हो रही है यूरिक एसिड की वजह से, उनको तो निश्चित फ़ायदा होगा। और एक जो इन्फ्लेमेटरी जो सूजन का मार्कर है, जो सीआरपी कहते हैं, ये भी रिसर्च में पाया गया है कि सीआरपी जो आपको आर्थराइटिस करता है, सूजन करता है पाँव, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। इससे ये दर्शाता है कि बाजरा खाने से आपका ये इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है जोड़ों में, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। प्लस इसमें कैल्शियम इतना है, जिसको कैल्शियम की कमी है और वो कारण है इनके ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो कैल्शियम की मात्रा, आप डॉक्टर साहब ने बताया कि रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। दूध के अलावा कोई और पदार्थ है तो रागी है, जिसमें शायद दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम, आई एम नॉट श्योर, बट दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। जी। तो इन कैल्शियम और ये फॉस्फोरस है, ये सारे तत्वों से आपके बोन्स, हड्डियां स्ट्रांग होती है और ये आर्थराइटिस प्रिवेंट करती है। जी सर, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई रागी, जिसके बारे में आपने बताया। और कई बार जानकारी का अभाव रहता है कि चीज़ें अंडररेटेड होती हैं, और वहीं पर ही इनका बाज़ार जो है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे मार्केट रहेगी, कैसे कंज्यूमर इसको लेंगे। और यही हमारा मकसद है कि हम आपको जागरूक करें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम डॉक्टर आशुतोष जी के पास चलेंगे, क्योंकि अभी तक दिल की बात हो गई, शुगर लेवल की बात हो गई, किडनी पर भी हमने बात कर ली, लेकिन लिवर पर क्या प्रभाव होता है, लिवर कितना बेहतर होता है अगर आप मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करते हैं, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ किसान में कि कैसे मिलेट्स हमारे लिए पोषण का भंडार है, और इसीलिए आज का हमारा विषय भी है कि बिखरे हुए तिनकों की सामूहिक हंसी, यानी ये मिलेट्स जो कहीं ना कहीं बिखर गए थे, इन्हें एक बार फिर से हम इकट्ठा करके अपनी थाली में शामिल कर रहे हैं। और इस पूरी बातचीत में भी बहुत सारी जानकारियां निकल कर आई हैं। अब डॉक्टर आशुतोष के पास चलते हैं, जो कि हमारे साथ भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सर, लिवर की बात अब कर लेते हैं, क्योंकि लिवर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हो। तो ऐसे में हमारे मिलेट्स की भूमिका क्या है? देखिए, मिलेट्स का रोल लिवर डिजीज में, इसमें पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि लिवर डिजीज और डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक के साथ एक ही लिंक में जुड़ा हुआ है। तो पहले तो जो मिलेट्स है ये इजीली डाइजेस्टेबल है। तो जो चीज़ इजीली डाइजेस्टेबल है तो लिवर के ऊपर इम्पैक्ट और लिवर के ऊपर जो नुकसान होता है डाइजेशन के लिए वो कम होता है। और सेकेंड थिंग, जो इंटेस्टाइन में मिलेट्स का क्या रोल है इन डाइजेशन, तो डाइजेशन में एक तो है जैसे फैट एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है फाइबर्स, जो सोल्यूबल फाइबर है और इनसोल्यूबल फाइबर्स। तो सोल्यूबल फाइबर्स का जो मेन, इसमें जो हम राइस और गेहूं में ये नहीं होते ज्यादा, तो सोल्यूबल फाइबर ये जो बैक्टीरिया गार्ड्स है, हमारे गार्ड्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इजीली इसको सोल्यूबल फाइबर्स को यूज करते हैं और ग्रोथ करते हैं, जो इसके लिए हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जी जी। और जो इनसोल्यूबल फाइबर्स है, इसके वो है कि इट रेगुलेट्स आपका जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो जैसे ग्लूकोज जैसे डायबिटिक में हेल्प होता है, और फैट
रेगुलेशन, फैटी, हमारा फैटी जो फैट वेट रिडक्शन में बहुत ही हेल्प होता है इसमें। और जैसे हम लोगों का आज कॉमन डिजीज क्या है, फैटी लीवर। एक फैटी लीवर, फैट कंटेंट्स अगर कम हो लीवर में तो फैटी डिजीज और इसका कॉम्प्लिकेशन फैटी लीवर एंड देन उसका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और देन सिरोसिस एक जो कॉमन डिजीज है, जी जी जी। शायद हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, खाने का डिजीज जो जिस टाइप का है, तो ये इसका कारण एक मेन मुद्दा है जो हम लोगों का लाइफ स्टाइल है, ट्रेडिशनल जो फूड है। तो इसका अगर हम इसको मिलेट के साथ रिप्लेस करें तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा। रिड्यूशन ऑफ लिवर डिजीजेज, इवन हो सकता है कि इसको रेगुलर कैंसर डिजीज, लिवर में जो कैंसर है, लिवर जो सिरोसिस है, फैटी लिवर है और बहुत सारे जो बीमारी एसोसिएटेड है, हेपेटाइटिस, सपोज आपका वायरल हेपेटाइटिस और अदर, तो लड़ने का क्षमता और लिवर सेल्स का इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है। जी सर। तो इस प्रकार अभी बहुत सारे फायदा है। और मेनली डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें फैट वेट गेन को रिडक्शन करेंगे तो फैट के ऊपर भी आपका बेनिफिट होगा। जी जी। तो वेरियस वेज ये है, इसमें आपको हेल्प मिलेगा मिलेट्स अगर हम इसको यूज करें। और धीरे धीरे हमें लगता है कि ये जो फूड हम लोग जो ट्रेडिशनल फूड ले रहे हैं, राइस एंड फूड, इसको तो 50% रिप्लेस कर देना चाहिए मिलेट से। जी बहुत बहुत बड़ी बात सर कही आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात भी कि इसे अभी जो हम जितना सेवन करें उसका 50% कर देना चाहिए और बाकी जो जगह जो थाली बचती है आप जगह आपकी थाली में उसमें मिलेट्स रखिए। बात करते हैं राणा सिंह, एक दर्शक हैं बिहार से, हमारे साथ फोन लाइन पर आइए, बात करते हैं उनसे। राणा जी बताइए क्या सवाल है आपका। एक बार फिर से सवाल बताएं। हेलो। हेलो। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ये डायबिटीज़ में मिलेट्स और साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए मिलेट्स कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूँगी सर पहले डायबिटीज़ पे आप बताएं, फिर सर गर्भवती महिलाओं के लिए अगर जानकारी देना चाहें सर। डायबिटीज़ में जो मोटे अनाज का सेवन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या दवाइयों से कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें 2 फ़ायदे हैं। आप जब खाना खाते हैं, अगर आप चावल लेते हैं या गेहूँ लेते हैं, तो इनका जो ग्लूकोज कंटेंट है जल्दी एब्सॉर्ब हो जाता है क्योंकि फाइबर की कमी है उनमें। तो जो ग्लूकोज का जो ऊष्मा पीक आता है बहुत जल्दी आता है, और जो आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करी वो शायद मैच नहीं कर पाती है, आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहता है और ग्लूकोज ज़्यादा रहने से आपके सब अंगों पे इस पर असर पड़ता है। अब अगर आप मोटा अनाज खाते हैं तो फाइबर इसका कंटेंट है वो ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन स्लो डाउन करता है, सो दैट आपको पीक ग्लूकोज लेवल नहीं आते हैं, आपका इंसुलिन की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, हाइपर इंसुलिनीमिया नहीं होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। ये सब टेक्निकल बातें हैं, बट कहना ये चाहते हैं कि इससे शुगर कंट्रोल में फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। और जितनी मात्रा फाइबर मोटे अनाज में है और किसी अनाज में नहीं है, और हर परत में फाइबर है जो ऊपरी फाइबर नहीं है, तो इससे ये डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है। और दूसरा फ़ायदा आपने किसमें पूछा था सर? गर्भवती महिलाओं के लिए सर। गर्भवती। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि डायबिटीज़ के लिए भी मोटा अनाज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एक रिसर्च का पाया गया कि खास करके ज्वारी जो है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में ये स्टडी पाई गई कि जी ज्वारी जो है वो डायबिटीज़ के रोकथाम के लिए, और डायबिटीज़ होने के बाद भी अगर ज्वारी का उपयोग अलग अलग व्यंजनों में किया जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल किया जाता है। दूसरी बात, जो गर्भवती महिला की हम पोषण की बात कह रहे थे, तो गर्भवती महिला के लिए जो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण पोषण में ध्यान देते हैं वो है आयरन का सप्लीमेंटेशन एंड कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन। और इन दोनों की पूर्ण जितनी आवश्यकता है वो हमारे रागी और जो दूसरा बाजरा
बाजरा इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, मतलब लोह तत्व का पूरा पोषण आपको बाजरे के सेवन से मिलता है, और जो कैल्शियम का पूरा पोषण आपको रागी से मिल जाता है। और इसी के साथ जो सांवे के चावल हैं उसकी अगर खीर बना के गर्भवती महिला नियमित स्वरूप से सेवन किया जाए तो पूर्ण पोषण बाजरा, रागी और सांवे के चावल, मतलब बाजरे की रोटी गुड़ और घी के साथ, रागी का आटा किसी भी स्वरूप में आप यूज करके उसका प्रयोग किया जाए, और सांवे की चावल की दूध में खीर, ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन गर्भवती महिला को दिया जाए तो संपूर्ण पोषण गर्भवती महिला का होगा। जी, और गर्भवती महिला का संपूर्ण पोषण मतलब उसकी कोख में पल रहे बच्चे के लिए पूरा पोषण, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी हमने जानी। डॉक्टर आशुतोष जी के पास चलते हैं सर, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो मैं चाहूँगी कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे न्यूट्रिशन से जुड़े हुए और मिलेट्स। देखिए, मैं ये कहूँगा मिलेट हम इसको भूल गए थे, अभी हम इसको ये तो एक पुअर मैन्स डाइट था, अब ये रिच मैन डाइट हो गया। और रिच मैन मतलब आप देखें तो मार्केट से आप अगर खरीदेंगे और इसके रेट बहुत ज्यादा है चावल और गेहूं से भी, तो इसमें अभी हम और इजीली आप अगर बनाएंगे कुछ भी डिश, देखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं है और खाने में भी इतना टेस्टी नहीं है, बट इसको हम अगर मन से अगर इसको अपनाए तो डेफिनेटली इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है और इसके अंदर हम जो अभी बात कर रहे थे, जो बीमारी जो जैसे प्रिवेंटिव इसका वैल्यू है, रोकथाम करने के लिए जो इसकी जो वैल्यू है न्यूट्रिशनल वैल्यू, और डिजीज में भी जैसे क्रोनिक डिजीज, डायबिटिक, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मोटापा, ओबेसिटी, ये जो सारी बीमारियां कॉमन डिजीज है और इसके लिए भी और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आगे जाके। तो ये बीमारियां शायद आपको इन फ्यूचर में अगर आप एडोलेसेंट में अगर मिलेट इस्तेमाल करें और डाइट के साथ अगर आप इसको यूज करें तो इन फ्यूचर आपको प्रिवेंशन में काम आएगा। और अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बीमारी देखो मोटापा है, अगर आप करते हैं तो ट्रीटमेंट में भी और इसको कंट्रोल करने में भी इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है। तो हम इसको मिलेट्स के बारे में जाने और इसको अपनाएं और डेफिनेटली इसको आप यूज करना हमें सीखना चाहिए कि किस टाइप का डिश बनाए, कैसे हम रोटी आपका जैसे डिफरेंट स्नैक्स भी आजकल मार्केट में मिलने लगे हैं, और आप कुछ भी करके इसको आप घर में बना सकते हैं, इनोवेटिव करके आप इसको डिश में आप डाल सकते हैं। तो यही कहूंगा कि मिलेट्स को अभी आगे हमें अगर इसको यूज करिए तो बीमारी से आप दूर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशुतोष, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, और मिलेट्स कितना लाभकारी है ये भी आपने बताया। और अभी हमारे साथ डॉक्टर संतोष भी हैं। डॉक्टर तनेजा सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कुछ और मिलेट्स से जुड़े हुए कुछ और गुण बताना चाहेंगे। और मुझे तो आज के कार्यक्रम के बाद लगता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिलेट किसी रामबाण से कम नहीं है। देखो, अगर स्वस्थ और शतायु जीवन चाहते हैं तो मिलेट हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा बनना अत्यधिक आवश्यक है। कम से कम जो अगर हम प्रतिशत की बात करें, हमारे भोजन का 30 से 33% तक अगर हम मिलेट्स का उपयोग किया जाए, चाहे वो रोटी के स्वरूप में हो, चाहे दलिया के स्वरूप में हो, चाहे खिचड़ी के स्वरूप में हो, या उसके पापड़ बना के हो, खीर बना के हो, किसी ना किसी स्वरूप में हर दिन हम उसका प्रयोग करते हैं। और बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के इसके स्नैक्स व्यंजन बना के भी बहुत ही टेस्टी स्वरूप में भी इसको सर्व किया जा सकता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो अत्यधिक आवश्यक है हमें बीमारियों से बचाने के लिए, उसका एक पर कंप्लीट स्रोत जो है वो मोटे अनाज या मिलेट्स हैं, इसलिए इसे हमारा भोजन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। जी, डॉक्टर तनेजा आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो एक ही स्लोगन कहना चाहूँगा कि मोटा अनाज खाओ और बीमारी भगाओ। वाह, बहुत ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ें जो हमने इस अभी प्रोग्राम में मेंशन नहीं की है, एक मोटा अनाज में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हर आपके शरीर के हर अंग के लिए ज़रूरी है, हर बीमारी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, वो इसमें बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे फाइटोस्टेरॉल्स हैं या फाइटोकेमिकल्स हैं, टेनिन्स वगैरह। और एक है विटामिन बी
B1, B2, B6, B9 जो खून बनाने के लिए, आपका रक्त के RBCs, WBCs बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे गर्भवती महिला हो या बच्चे हो, इन दोनों में बहुत अत्यंत ज़रूरी है। ये मैं फिर दोहराऊंगा कि मोटा अनाज खाओ और बीमारी भगाओ। बिल्कुल, और इसी पर मैं भी कुछ कहूँगी, जैसा कि आपने कहा मोटा अनाज खाओ बीमारी भगाओ। अब मोटे अनाज को हम श्री अन्न के तौर पर भी जानते हैं, तो खाइए श्री अन्न, रहिए प्रसन्न। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो प्रसन्न भी महसूस करेंगे, अंदर से खुशी आपके चेहरे पर झलकेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और अगर हमारा कार्यक्रम देखने के बाद 1% व्यक्ति भी अपने भोजन में मिलेट को शामिल करना आज से शुरू कर देगा, तो ये हमारी जो कोशिश है वाकई में कामयाब कही जाएगी। और हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेट को अपने भोजन में शामिल करें। तो दोस्तों, आपके कुछ मेल भी हमारे पास आए हैं, उनके बारे में बता देते हैं। पटना से संजय कुमार ने पूछा है कि उन्हें लंबे अरसे से माइग्रेन की समस्या है, क्या इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? पटना से हमारे पास मेल आया संजय कुमार का और माइग्रेन की समस्या से परेशान है। फिरोजपुर से हमारे पास जंगपाल सिंह का एक पत्र आया है, मेल आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शरीर में 5 साल से दर्द है और इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम बहुत जल्द आपके प्रश्नों को अब विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और आपको इसकी सूचना कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविज़न के माध्यम से दे दी जाएगी। आप अपने सवाल, सुझाव, अपना फीडबैक, किसी विषय को चाहते हैं कि हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें मेल करें swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मिलेट्स को ज़रूर अपने भोजन में शामिल करें। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।